हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है वो ख़त्म हो गया है और इसके संबंध में जो असेसमेंट ईयर 25-26 में आईटीआर फाइल की जाएगी उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025। तो अब आईटीआर फाइल करने से पहले आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर टाइमली फाइल कर पाएँ और ना ही आपको किसी तरह की लेट फीस का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना पड़े। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको कौन कौन से बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो पहले से ही कलेक्ट करके रखने हैं। तो अब यदि आप फर्स्ट टाइम अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर डालने हैं, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके अपडेट है वही मोबाइल नंबर आपको इनकम टैक्स पोर्टल की प्रोफाइल में जाके डालने हैं, क्योंकि फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किया जाएगा तो वो आपके एक्टिव मोबाइल नंबर पे ही किया जाएगा। नेक्स्ट है ईमेल आईडी। साथ ही आपको अपनी एक्टिव ईमेल आईडी डालनी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई भी नोटिस है या कोई भी इंटीमेशन है वो आपकी एक्टिव ईमेल आईडी पे सेंड की जा सके। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो आईटीआर फाइल करते समय आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी की डिटेल भी आपको इनकम टैक्स पोर्टल की प्रोफाइल में जाके अपडेट करनी है, चाहे वो आपका करंट अकाउंट हो चाहे सेविंग अकाउंट हो। और उसमें से कम एक बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट किया जा सके। एंड लास्ट है एड्रेस डिटेल। तो रिटर्न फाइल करते समय आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस है या बिजनेस एड्रेस है उसकी भी सही डिटेल जो है वो इंसर्ट करनी है। लेकिन यदि मान लो आप इनकम टैक्स की साइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो उस केस में आप अपना पासवर्ड फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप आधार ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, ईवीसी के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आईटीआर फाइल करने से पहले कलेक्ट करके रखने हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम अर्न की जाती है वो कई तरह की होती है। तो इस तरीके से जैसे आपकी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न फाइल करते समय आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आपको जो इनकम रिसीव होती है वो 5 तरह की होती है। फर्स्ट होती है आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन, सेकेंड होती है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होती है आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ होती है आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि जो इनकम आपकी इन चारों हेड में नहीं आती है उसको आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपको अलग अलग इनकम के केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिटर्न फाइल करने से पहले कलेक्ट करके रखने हैं। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो अब यदि मान लो आपको सैलरी से कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिटर्न फाइल करने से पहले कलेक्ट करके रखने हैं। तो उसमें आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना है जिसमें आपकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी एग्जम्पशन और डिडक्शन कितनी क्लेम की गई है, आपके अलाउंसेस कितने हैं, साथ ही आपका अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है या अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो उसकी सारी डिटेल आपके फॉर्म 16 में होती है। लेकिन यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो उस केस में आप सैलरी स्लिप भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। साथ ही रिटर्न फाइल करते समय यदि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा अगर आपका टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल भी कलेक्ट करके रखनी है कि जैसे एम्प्लॉयर का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, टैन नंबर क्या है, टीडीएस की डिटेल क्या है। नेक्स्ट है पेंशन इनकम। तो अब यदि मान लो आपको रिटायरमेंट के बाद में अगर कोई पेंशन इनकम रिसीव होती है तो उस केस में आपको अपनी पेंशन इनकम का सर्टिफिकेट जो है वो रिटर्न फाइल करने से पहले कलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है रेंट रिसिप्ट टू क्लेम एचआरए। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा रिटर्न फाइल करते समय एचआरए की अगर डिडक्शन क्लेम की जाती है तो उस केस में आपके द्वारा कितना रेंट पे किया गया है, किस टाइम पीरियड के लिए पे किया गया है और साथ ही आप कौन सी लोकेशन पे रहते हैं, ये सारी डिटेल भी आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखनी है। तो इस तरीके से सैलरी से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिटर्न फाइल करने से पहले कलेक्ट करके रखने हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रेंटल इनकम। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी है जो कि रेंट पे दी जाती है और वहाँ से अगर आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी में को ऑनरशिप है तो उस केस में को ऑनर की डिटेल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किस लोकेशन पे है उसका एड्रेस होना चाहिए। अगर मान लो प्रॉपर्टी का सिंगल ऑनर है तो उस केस में ऑनरशिप की डिटेल होनी चाहिए। अगर उस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का अगर कोई इंटरेस्ट पे किया है तो
तो उसकी डिटेल होनी चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स अगर पे किया है तो उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। साथ ही जो रेंटल इनकम रिसीव की जाती है तो उसकी रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। और साथ ही यदि ये रेंटल इनकम आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाती है तो आपको चेक करना है कि रेंटल इनकम अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो उस केस में TDS डिडक्ट करने के बाद ही नेट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट की गई है। तो इस तरीके से यदि आपको कोई रेंटल इनकम रिसीव होती है तो ITR फाइल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कलेक्ट करके रखने हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अब मान लो अगर कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है जिसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की जाती है, तो उस केस में उनके द्वारा जो अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR सेक्शन 44 AD में और प्रोफेशनल के केस में सेक्शन 44 AD में फाइल की जाती है, तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि उनको कलेक्ट करके रखनी है। तो अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है उनको अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टर्नओवर कितना है या जो प्रोफेशनल रिसिप्ट कितनी है उसकी डिटेल मेंटेन करके रखनी है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है उसकी डिटेल मेंटेन करके रखनी है। एंड लास्ट है अदर डिटेल्स। तो अब यहाँ पे जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है तो उनको अपने रिटर्न फाइल करते समय सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, स्टॉक और कैश बैलेंस की डिटेल डालना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है यदि मान लो बिजनेसमैन है जिनका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टर्नओवर यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाता है, या फिर जो प्रोफेशनल है उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में टैक्स ऑडिट कराना भी मैंडेटरी हो जाता है सेक्शन 44 AB में। और साथ ही उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना भी कंपलसरी हो जाता है। तो उस केस में जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है उनको अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सभी रिटर्न फाइल करने से पहले प्रिपेयर करके रखने हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल गेन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि सेल की जाती है, या फिर कोई भी गोल्ड या सिल्वर है जो कि सेल किया जाता है, तो उस केस में आपके पास सेल या परचेज एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए। साथ ही आपके द्वारा जो प्रॉपर्टी सेल की गई है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की गई है। तो उस केस में आपके द्वारा जो प्रॉपर्टी सेल की जाती है उसकी सेल प्राइस क्या है, परचेज प्राइस क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, उसको ट्रांसफ़र करने के कितने खर्चे आपने किए हैं, साथ ही अगर आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसकी सारी डिटेल्स आपके पास रिटर्न फाइल करने से पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर सोल्ड। अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया गया है और वहाँ से अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस केस में आपको अपने ब्रोकर से कैपिटल गेन स्टेटमेंट की डिटेल भी जरूर लेनी है, क्योंकि उस स्टेटमेंट में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, इंट्राडे से आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारी डिटेल आपके ब्रोकर की जो स्टेटमेंट होती है उसमें प्रोवाइड की जाती है, जिसके बेसिस पर आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड लास्ट है म्यूचुअल फंड सोल्ड। साथ ही यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई म्यूचुअल फंड सोल्ड किए गए हैं तो उस केस में भी आप अपने ब्रोकर से इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कैपिटल गेन के संबंध में ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिटर्न फाइल करने से पहले कलेक्ट करके रखने हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स फॉर अदर इनकम। तो अब यदि मान लो आपको ऑनलाइन गेम से अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस केस में आप जिस गेमिंग कंपनी से डील कर रहे हैं वहाँ से आपको अपनी रिपोर्ट निकालनी है, यानी कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले ऑनलाइन विनिंग रिपोर्ट निकालनी है। साथ ही आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी निकालना है और बैंक स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि ऑनलाइन गेम से आपको कितनी इनकम है जो कि रिसीव हुई है। सेकंड है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक एंड FD। अब यदि मान लो आपने बैंक में कोई FD करा रखी है और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है तो उस इनकम पर अगर आपका कोई TDS है जो कि डिडक्ट किया गया है तो उस केस में आप अपनी ITR फाइल करने से पहले बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी ज़रूर कलेक्ट करें। नेक्स्ट यदि मान लो आपको कोई कमीशन की इनकम है या डिविडेंड की इनकम है या कोई फॉरेन इनकम है या और भी कोई दूसरी इनकम है जो कि आपको रिसीव हो रही है, तो उस केस में आप अपना बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चेक करें कि जितनी इनकम आपके बैंक स्टेटमेंट में आ रही है और जितनी आपके 26 AS या TIS में आ रही है वो करेक्ट है या नहीं है। एंड लास्ट है यदि मान लो आपका सैलरी के अलावा किसी दूसरी इनकम है जिस पे TDS डिडक्ट किया गया है, तो रिटर्न फाइल करने से पहले आप फॉर्म 16A, फॉर्म 16B और फॉर्म 16C जरूर कलेक्ट करके रखें, क्योंकि आपके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स यदि पहले से ही कलेक्ट करके रखे जाएंगे तो उस केस में आप अपनी ITR टाइमली फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम डिडक्शन। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कई सारे इन्वेस्टमेंट है जो कि किए गए हैं और यदि आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो उस केस में आपके द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस किए गए हैं उससे रिलेटेड सारे प्रूफ भी आपके पास होने चाहिए।
जैसे कि मान लो यदि आपके द्वारा रेंटेड प्रॉपर्टी के संबंध में कोई होम लोन ले रखा है तो उस केस में आप बैंक से होम लोन का स्टेटमेंट ज़रूर निकलवा लें। नेक्स्ट है, यदि मान लो आपके द्वारा कोई ट्यूशन फीस पे की जाती है तो उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि आपके द्वारा LIC में या PPF में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाता है या फिर आपके द्वारा NPS में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर मान लो आपके द्वारा डोनेशन दिया जाता है तो डोनेशन की रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस। यदि आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है एजुकेशन लोन। यदि आपके द्वारा कोई एजुकेशन लोन लिया गया है और उसके संबंध में अगर कोई पेमेंट किया गया है तो उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट। या फिर मान लो आपके द्वारा कोई अदर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं तो उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके पास सारे प्रूफ होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कलेक्ट करके रखने हैं ताकि आप अपनी ITR भी टाइमली फाइल कर सकें और आपको किसी तरह की लेट फीस का पेमेंट भी गवर्नमेंट को ना करना पड़े। तो इस तरीके से जब आपके द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल की जाएगी तो ITR फाइल करने से पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 26 CS, TIS और AIS जो है वो जरूर डाउनलोड करना है। अब आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय जितनी इनकम आपके द्वारा रिटर्न में डिक्लेयर की जाती है उस इनकम को एक बार आप 26 CS से, TIS और AIS से जरूर मैच करें, क्योंकि यदि मान लो आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पे जो इनकम आ रही है और जितनी इनकम आपके द्वारा रिटर्न में डिस्क्लोज की जाती है उस इनकम में अगर कोई मिसमैच होता है तो उस केस में फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकती है और साथ ही आपको अपनी ITR को भी रिवाइज करना पड़ सकता है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले एक बार आप जितनी भी इनकम आपके रिटर्न में डिस्क्लोज करते हैं उसको 26 CS से, TIS से, AIS से, साथ ही आपका कितना TDS है जो कि डिडक्ट किया गया है उतना ही TDS आप अपने रिटर्न फाइल करते समय क्लेम करें। और साथ ही रिटर्न फाइल करने से पहले आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी एक बार जरूर चेक कर लें। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।